हाँ, आज हम डिस्कस करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है और टॉपिक पे थोड़ा बात करते हैं। नाम से क्लियर है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि कोई भी कंपनी है अपना जब रजिस्ट्रेशन करवाती है तो सबसे पहले क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। ठीक है, बेस यहाँ से स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन करके न्यू शेयर्स इशू करती है और यहाँ से क्या करती है, कैपिटल अर्न करती है। ठीक है, कैपिटल इंस्टॉलमेंट में लेती है और धीरे धीरे कंपनी आपकी कहाँ होती है, ग्रोथ करती हुई एक टॉप पे पहुँच जाती है। देखिए, न्यू शेयर्स इशू करके पैसा अर्न करती है और यहाँ पर इंस्टॉलमेंट वगैरह लगा के ये क्या करती है, जिस तरह से उनके पास फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल आती जाती है तो ये क्या करते हैं, अपनी कॉल को रिसीव करते जाते हैं और अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। जैसे जैसे इनको पैसे की ज़रूरत होती है वैसे, जैसे आपने देखा नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करवाया तो जैसे कंपनी में एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन आने पर उस पैसे को कहाँ काम में लेते हैं, सिर्फ आपके लैंड परचेज करने में। रजिस्ट्रेशन आपका पहले हो गया, लैंड परचेज किया, फिर पैसे की ज़रूरत होगी आपका कंस्ट्रक्शन करने की तो आपसे फर्स्ट कॉल या अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव कर ली जाती है। फर्स्ट कॉल आपकी मटेरियल वगैरह परचेज करते हैं, उसको डालते हैं तो उसके लिए, और इस तरह से कंपनी आगे चलती है और फाइनल कॉल तक ये ले लेती है। एंड एक टॉप पे पहुंचने के बाद कंपनी अपना डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करने लग जाती है। तो देखा होगा आपने एफएम के अंदर हमने डिविडेंड के टॉपिक को देखा था। तो डिविडेंड के टॉपिक में क्या रहता था, आपने 3 तरह की दे रखी होगी, ग्रोथ फर्म, डिक्लाइन फर्म और नॉर्मल फर्म। ग्रोथ फर्म क्या होती थी, वो कंपनियां जो ग्रोथ कर रही हैं, नई बनी हैं और ग्रोथ कर रही हैं, तो ये अपने पैसे को डिविडेंड में नहीं देती थी। तो ये क्या करती थी, रिसाइकिल करती थी, अपने पैसे को वापस री इन्वेस्ट करती थी और उस पैसे को क्यूमुलेटिव कर करके वापस लगाती रहती थी, एक ग्रोथ कर लेती थी। जैसे कोई दुकानदार रहता है नॉर्मल, वो अगर 1 लाख रुपए का मटेरियल इसके अंदर लगाता है और उससे 20,000 का प्रॉफिट कमाता है तो क्या 20,000 को काम में ले लेता है घर के काम में? नहीं, वो क्या करता है, उस 10-20 हज़ार को भी वापस री इन्वेस्ट करता है। अब 1,20,000 लगे, अब उसकी प्रॉफिट पहले 20 हुई थी अब 30 होगी, इस तरह से री इन्वेस्ट करते करते वो कितने पे पहुंच जाता है, 20-40 लाख पर। इसी तरह से कंपनियां पहुंच गई, टॉप पे आ जाती हैं। टॉप पे आने के बाद इनकी ग्रोथ होना बंद। अब ये कमाती रहती हैं, इनको ग्रोथ करने की जरूरत नहीं है, अब इनका नाम चलने लग गया, कोई भी चीज़ बनाएंगे बेचेंगे, ईजी वे में बिकती हैं। तो इस तरह से ऐसी कंपनियाँ क्या करती हैं, अपने डिविडेंड डिक्लेयर करने लग जाती हैं, जिसे कहते हैं डिक्लाइन फर्म। टाटा, बिरला, डालमिया, रिलायंस एटसेट्रा, ये अपने प्रॉफिट होते हैं क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करने लग जाती हैं। ठीक है, इस टॉप पे पहुंचने के बाद अब यहां पर वही कंपनियां रुक पाती हैं जिनके अंदर घमंड नहीं होता। जिनके अंदर घमंड आता है, प्राउड आ जाता है, वो कंपनियां या उनके अंदर किसी तरह की कमियां रहती हैं, फूट चलना चालू हो जाता है, पारिवारिक प्रॉब्लम आने लग जाती हैं, तो ऐसी कंपनियां गिरने की ओर चली जाती हैं या और कोई कारण हो जिसपे कि कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये कंपनियां नीचे की तरफ गिरने लग जाती हैं और लास्ट तक जाके कहाँ चली जाती हैं, लिक्विडेशन में। तो ऐसी कंपनी को जब गिरने लगती है और जब संभलने की कोशिश की जाती है तो हमारे पास इसके लिए एक पॉइंट मिलता है, चांस मिलता है, जिसमें जाकर क्या कर सकते हैं, अपने आप को, अपने अंदर की कमी को ख़त्म करना। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसी कमियां जो हमें पता है जिसे हम इजी वे में ख़त्म कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो अपनी अंदर की कमी को ख़त्म करना, ये कहलाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दूसरा है हमारे पास, अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता तो हमारी सेकेंड टॉपिक चलती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, बाहरी पुनर्निर्माण कह सकते हैं या कह सकते हैं उसे हम क्या, एमाल्गमेशन। ये कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कंट्रोल उससे बाहर चला जाता है। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो कुछ नहीं होता, ये किसी दूसरी कंपनी के साथ जाके मर्ज हो सकती है ये कंडीशन। और तीसरी, अगर यहाँ भी कंट्रोल नहीं होता है, 2 कंपनियां मिलकर भी अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं, तो उस कंडीशन में कहाँ चली जाती हैं, लिक्विडेशन में, समापन की ओर। ये इसकी लास्ट स्टेप होती है और कंपनी खत्म हो जाती है। तो इन 2 स्टेट से इस पे पहुंचने से पहले इसके पास एक चांस होता है अपने आप को रिकवर करने का। जैसे आपने देखा कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो बीमारी स्टार्ट होने से पहले जब उसका पता लगता है तो उसके लिए टाइम पर, समय पर डोज लेकर अपने आप को सही कर लेना, वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बट कंट्रोल से बाहर हो जाने के बाद उसके पास क्या रहता है, या तो उस अंग को काट दिया जाए, हटा दिया जाए, हटा दिया, फिर भी अगर वो कंट्रोल नहीं होता तो कहाँ है, उसकी डेथ निश्चित है। तो ये चीज़ आपके 3 कंडीशन हमारे पास बनती हैं। तो हम बात कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पर। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, अपनी कमी को दूर करना। अपनी कमियों को दूर किस तरह से किया जाता है, हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी कमी हमारे पास है, तो उसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं,
वो हमारी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो देखिए क्या कमी हो सकती है, जैसे कि मार्केट में शॉर्ट सप्लाई हो रही है और हमारे पास डिमांड ज़्यादा है बट शॉर्ट सप्लाई है, तो उस कंडीशन में उसको किस तरह से दूर किया जाए, प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, क्योंकि अगर कस्टमर की हम डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे तो कस्टमर हमारे से हटकर कहाँ चला जाता है, किसी दूसरी कंपनी के पास जाता है। तो एक तरीका हमारे पास ये है कि हम या तो नई ब्रांच डालें या कहीं से दूसरा मटेरियल परचेज कर उससे कस्टमर का ऑर्डर को फुलफिल करें। और भी रीज़न हो सकते हैं, हमारे पास लेबर की क्वांटिटी ज़्यादा है बट प्रोडक्शन कम है, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इससे कंपनी को लॉस हो रहा है। तो उसको भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसको दूर करना। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से अपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को ख़त्म किया जा सकता है, कमी को दूर किया जा सकता है। तो एक छोटी सी बैलेंस शीट हम बनाते हैं इसके अंदर और उससे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैलेंस शीट दे रखी है कंपनी की और कंपनी ने इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, $1,20,000 शेयर्स 12 लाख के, एंड क्रेडिटर्स बैंक लोन एसेट्स P&L जनरली इस साइड आता है तो लॉस को इंडिकेट करता है, एंड डेटर्स ये देखिए ये हमारे पास है एक बैलेंस शीट दे रखी है इस कंपनी की, इसके अंदर क्या कमी नज़र आ रही है उसको हमें ख़त्म करना है, जिसकी वजह से इस कंपनी में लॉस में जाने का कारण है। वो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर कोई भी इन्वेस्टर नहीं आ पा रहा है। तो इन्वेस्टर को बुलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस कंपनी के अंदर कुछ करेक्शन करने, वो करेक्शन क्या हो सकते हैं उस करेक्शन को ध्यान देना है। तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट कमी सबसे पहले जो नॉर्मली है, चाहे कॉमर्स का हो या नॉन कॉमर्स हो, बच्चा जो बताता है वो किस चीज़ को बताता है, 50,000 को लॉस है। पहले बात अगर लॉस है तो कोई भी उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो पहली कमी मेरी जो नज़र आ रही है लॉस, इस लॉस को हटाना है। जैसे आपने देखा कोई फल है या सब्जी है, अगर 10 किलो या 15 किलो है, उसमें 2 आलू या 5 आलू सड़े हुए डले हैं, तो आप अगर उन सड़े हुए आलू को भी बेचना चाहेंगे उसमें रखकर, तो हो सकता है आपकी सब्जी ना बिके। आपको क्या करना पड़ेगा, उस सब्जी को निकालकर, सड़े हुए आलू को निकालकर कहाँ फेंकना पड़ेगा, बाहर। तब आपके पास साफ सुथरा रहेगा तो कस्टमर आएगा और उसको उठाएगा। अदरवाइज उसके अंदर सड़े हुए आलू दिखेंगे तो वो दूसरे आलू को भी नहीं लेगा और उनको भी छोड़ के चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो कमी नज़र आ रही है उसे निकालना है। जैसे मुझे लगा ये, तो इसे हटाना है। कैसे हटाएंगे, इसकी हमारी जनरल एंट्रियां दे रखी हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं, बट हम इस कमी का पता लगाएंगे। सेकंड हमारे पास रहता है जिसकी वजह से हमें लॉस होता है, वो सेकंड कारण है आपका फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या है, फिक्स एसेट्स आज सबसे ज़्यादा लॉस में ले जाने का रीज़न होता है हमारा फिक्स एसेट्स का। फिक्स एसेट्स क्या, आप देखिए इसकी जो डेप्रिसिएशन होती है उसकी वजह से कंपनी लॉस में चली जाती है। इनकम टैक्स में भी हमने पढ़ा होगा, किसी कंपनी को अगर लॉस होता है तो ऐसे लॉस को इन्फिनिटिव टाइम तक आप कहाँ ले जा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस एसेट्स की रिलाइजेबल वैल्यू लेनी है आज के अकॉर्डिंग। अगर आप इसी पे बनाए रखेंगे तो हो सकता है कभी कंपनी के अंदर स्ट्राइक हो जाती है या कोई एब नॉर्मल रीज़न है जिसकी वजह से कंपनी अगर 5 महीने 6 महीने बंद रहती है, तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन कौन सी एसेट से, फिक्स। और इस पे जो ये जो एसेट्स है फिक्स एसेट से, इस पे जो डेप्रिसिएशन होता है वो तो फिक्स है, आपका चलता रहेगा, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है। तो ऐसा डेप्रिसिएशन आपका हमेशा बना रहेगा। अब आपको उस साल 6 महीने अगर कंपनी चली और 6 महीने बंद रही है, तो 6 महीने में जो प्रॉफिट हुआ है वो लॉस में कन्वर्ट होता है, किसकी वजह से, पहला डेप्रिसिएशन। सपोज अगर इनकम या कंपनीज इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 15% है और कंपनीज के अकॉर्डिंग अगर 20% है, तो 20% के अकॉर्डिंग कितना हो गया,
2,80,000 रुपये आपका डेप्रिसिएशन है, और सपोज उस 6 महीने में आपने सिर्फ 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो उस कंडीशन में वो कंपनी कहाँ चली जाएगी, 80,000 आपका किस में चली जाएगी, जीपी आया, और ये लेते हैं तो 80,000 तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन की वजह से कहाँ चलेगी, लॉस में, और ये लॉस इन्फिनिटिव टाइम तक, तो आगे तक कंपनी को परेशान करता रहेगा। अब हमें इसकी वैल्यू करनी रहती है, रिवेल वैल्यू करनी रहती है आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग, पुरानी वैल्यू नहीं बनानी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमने पिछली बार जो कंप्यूटर लिए थे, वो कंप्यूटर हमने 1-1 लाख रुपए के लिए 10 कंप्यूटर इसके अंदर इंक्लूड है, 1-1 लाख रुपए के, ठीक है। अब 10 कंप्यूटर हैं तो टोटल कितना हो गया, 10 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपए का जो कंप्यूटर था 5 साल पहले आपने खरीदा था, उसकी वैल्यू, और आज उसी तरह का कंप्यूटर हमें कितने में मिल रहा है, सिर्फ 15,000 रुपये के अंदर अवेलेबल हो रहा है। जो 1 लाख रुपए का आता था लैपटॉप ले लीजिए, कंप्यूटर, आज 15,000 रुपये का मिल रहा है, और उसकी डेप्रिसिएशन करते करते आज वो 60,000 पे, वो इसके अंदर इंक्लूड है। 60 पर डेप्रिसिएशन लेस करते जा रहे हैं और 60,000 पहुंचा है। जबकि वही कंप्यूटर आज नया लेते हैं सेम फीचर वाला, तो उस कंडीशन में आज उसको कितने में मिल रहा है, 15 में मिल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, आज की वैल्यू 10 कंप्यूटर की लगानी पड़ेगी, 15,000 इंटू 10 के अकॉर्डिंग 150 के अंदर दिखाना है, जो आपने दिखा रखा था कितने पर, 60,000 पर दिखा रखा था। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 45,000 का। तो 45,000 के अकॉर्डिंग आपका कितना, 4.5 लाख रुपए का जो आपने ज़्यादा वैल्यू दिखा रखी है, उसे आपको क्या करना होगा, इसमें से कम करना होगा, क्योंकि आज के अकॉर्डिंग इसको दिखाना है। हो सकता है इसकी जगह अगर लैंड हो 10 लाख की थी, आज वो कितने की होगी, 15 की, तो आपको लैंड को 15 पे दिखाना होगा। तो आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग दिखाना है, किसी एसेट्स की बढ़ेगी, किसी की कम होगी। इसीलिए हर साल इसका क्या किया जाता है, रियलाइजेबल वैल्यू ली जाती है। तो उसको कैसे कम करना है, एडजस्ट करना है, वो हम देखेंगे कैसे कम करना है। सपोज इसमें 4.5 लाख कम करने हैं, तो 950 पर आपको इसको दिखाना है, ज़्यादा दिख रहा है तो 950 हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं इधर से कम कर दूंगा 4.5 यहाँ और 50 यहाँ, तो कितना हो गया, 5 लाख। तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का टोटल कितना आ गया आपका, 10 लाख, और यहाँ रह रहा है 15। तराजू को अगर देखें, बैलेंस शीट को देखें, तो हमारा क्या हो रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे इस साइड में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर डिसबैलेंस का एक रीजन आपका क्या हो सकता है, शेयर होल्डर भी। आप देखिए किसी भी कंपनी के अंदर अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज्यादा होंगे, वहां पर कंपनी के डिसीजन लेने में भी दिक्कत आती है। फॉर एग्जांपल आप तो पार्टनरशिप फर्म ले लीजिए, 2 पार्टनर हैं, डिसीजन बहुत अच्छी तरह से हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लग जाएगी, 2 ग्रुप बन जाएंगे अलग अलग के। और अगर यहीं पर 8 पार्टनर हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि वो बिजनेस तरक्की कर पाएगा, क्योंकि उनके ग्रुप बन जाएंगे 2 का, 4 का, 2 का। तो डिसीजन जब भी एक लेने लगेगा, दूसरा ग्रुप उसको मना कर देगा, और इस तरह से कभी नहीं हो सकता। छोटा सा एग्जांपल दूसरे पे ले लीजिए, अगर कोई समाज सेवी संस्थाएं हैं, और या फिर अपने कास्ट की कोई संस्था आपने बना रखी है, 10 व्यक्ति के मेंबर बने हुए हैं और संस्था को चला रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अगर उसी के अंदर 100 मेंबर होते हैं तो भी संस्था अच्छी तरह से चल रही है, बट वही 1,000 पे कन्वर्ट होने पर उसमें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ग्रुप बन जाएंगे और ग्रुप बनने में वही प्रॉब्लम आने लग जाती है। सेम चीज़ नंबर ऑफ शेयर होल्डर ज़्यादा होने पर भी क्या होती है, ये डिसीजन लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि शेयर होल्डर कहाँ हो जाते हैं, पूरे इंडिया में फैल जाएंगे कम कम अमाउंट वाले। और उस कंडीशन में किसी के पास अगर मुंबई में मीटिंग होनी है और कोटा के अंदर रहने वाला है या दिल्ली का रहने वाला है, उस कंडीशन में अगर उसके पास 1,000 शेयर्स हैं 10 रुपये वाले, तो 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ के उसके पास शेयर्स हैं, और उसे एनुअल जनरल मीटिंग में मुंबई में बुलाया जाता है कि आ जाइए, तो उस कंडीशन में क्या वो जा सकता है, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके आने और जाने का खर्चा प्लस वहाँ रुकने का खर्चा और वहाँ से कंपनी की मीटिंग जहाँ होती है वहाँ तक पहुँचने का खर्चा 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा पहुँच जाएगा। सपोज 10,000 भी पहुँचता है तो क्या वो 10,000 के लिए डिसीजन लेने जाएगा? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि कुछ शेयर होल्डर इस कम शेयर होने की वजह से वो लोग नहीं पहुँच पाते और वो डिसीजन, क्योंकि छोटे छोटे शेयर्स हैं तो वो ले लेते हैं और इनका डिसीजन नहीं होता। इस तरह से अगर 60% या 40% शेयर्स भी छोटे छोटे इन्वेस्टर के पास हैं तो वो डिसीजन लेने नहीं जा पाते। तो ऐसे में कंपनी की जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है तो वहाँ पर कोरम पूरा नहीं होने के कारण वहाँ क्या नहीं निकल पाता है, डिसीजन नहीं निकल पाता है। तो उस समय किस तरह से ये अपने रिजल्ट को निकालें? तो डिसीजन लेने के लिए उनको क्या चाहिए? कोरम पूरा होना। कितना? 3/4
3/4 पार्ट आपका पूरा होना जरूरी है। अगर 3/4 पार्ट आपका पूरा नहीं होता तो वहां पर आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको जो आए उसका 51% आपका होना जरूरी है, तभी आप क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो देखिए 51% का किस तरह से शेयर्स लेंगे वो देखिए, यहाँ पर 51% शेयर होना जरूरी है। अब आधे पहुँचते हैं, आधे नहीं पहुँचते, तो क्या डिसीजन हो पाएगा? नहीं। बार बार मीटिंग करने के बाद भी वो डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो डिसीजन लेने के लिए फिर देखा होगा आपने, प्रॉक्सी बनाकर आपको एक लेटर भेज दिया जाता है जिसपे साइन कराए जाते हैं। साइन कराने के बाद आप पे पहुंच तो गया, बट वो जो मेजर इन्वेस्टर होते हैं वो अपने फेवर में उसको वोट को डाल लेते हैं और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेने लग जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से राइट डिसीजन नहीं हो पाते। तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, इन शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ा देती है, ताकि जो इन्वेस्टर मेजर शेयर होल्डर होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, तो वो क्या करेंगे, उसको वोट देने के लिए जाएंगे। एंड यहाँ पर अब हम बात करते हैं, इन कमियों को तो दूर कर लेंगे, इसको हम 100 कर सकते हैं। ऑल डेनोमिनेशन, इसके लिए एक एंट्री दी है, ऑल डेनोमिनेशंस टू न्यू डेनोमिनेशन शेयर कैपिटल 100 रुपीज़ तक, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है अगला, अब बात कर रहे हैं इस 15 को कहाँ तक लेके आए, 10 तक। इस 15 को भी कहाँ लेके आए हम, 10। तो कैसे लाएं, डिफरेंस कितने का है, 5 लाख रुपीज़ का। इस 5 लाख रुपीज़ को कैसे एडजस्ट करें, तो वो देखिए मैं क्या कर सकता हूं, सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं इन लोगों से, जैसे क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप इस 2 लाख में से क्या कीजिए, 50% छोड़ने की कोशिश कीजिए, और ये मेरी बात को मान जाता है तो ठीक, रीज़न बताऊंगा क्यों। अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो आपको पॉसिबल नहीं है कि आपको पैसा मिले, क्यों, क्योंकि आपसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं जिनको दिया जाता है, फिर सेकेंड फर्स्ट प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में कौन आते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के और वर्कर जिनकी सैलरी फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट की जाती है वहाँ तक के लिए। एंड सेकंड आपकी आती है डिबेंचर होल्डर, जो फ्लोटिंग वाले होते हैं उनको। इन 2 को पे करने के बाद फिर आपका नंबर आता है 3rd, तो पॉसिबल नहीं है कि आप तक कुछ पैसा पहुंच पाए। तो अगर कंपनी रनिंग में आ जाएगी, इन्वेस्टर आ जाएंगे, तो कंपनी में ग्रोथ हो जाएगी, तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। तो ये कहता है कि ठीक है भाई, मान जाते हैं और 50% 40% छोड़ने को तैयार, तो 1 लाख रुपए ये अपनी तरफ से छोड़ने को तैयार हो जाए। बात आती है क्या अपनी तरफ से करेंगे, नहीं, इसके लिए भी इसके अंदर जनरल एंट्रियां दी हैं कि किस तरह से इसको खत्म किया जाएगा। एंड बैंक लोन को भी इसी तरह से एडजस्ट करेंगे हम। एंड नेक्स्ट होता है, अब जितना कम पड़ा, हमने इसमें बात कर लिया कि 1,50,000 हमने एडजस्ट कर लिए, चाहिए थे कितने, तो 3.5 लाख रुपए की जरूरत है, या 1 लाख एडजस्ट हुए, 4 लाख कम पड़ रहे हैं। 1 लाख हमने इनसे कर लिया, इनसे बात नहीं हुई, तो बाकी किससे लेंगे, मालिकों से, क्योंकि मालिक जो छोड़ेंगे अपनी वैल्यू को यहां से लेस करके कितना रख दिया इन्होंने, 8 लाख रुपए। तो जितना कम पड़ा वो कहां से, मालिकों से। मालिकों का हक तो वो का वही है, बस उनकी चीज हुई है तो कम क्या, शेयर कैपिटल, या उनकी जो हिस्सा है वो कम हुआ है। फुली पेड अप तो हैं, आज भी उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो तो पूरा ही मिलेगा बराबर, सारे के सारे क्या है बराबर। सो कॉन्ट्री करेंगे तो कौन, ये इक्विटी शेयर होल्डर। इनको किस तरह से लेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जनरल एंट्री और उसके अकॉर्डिंग कैसे ट्रांसफर करते हैं। थैंक यू।